नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त लवजीत कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेके आपके अपने चैनल में, जिसका नाम है स्टडी कोच। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेट एग्ज़ाम की, जो कि एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जो कि है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो क्या होता है नेट, क्या इसके फ़ायदे होते हैं और इसको करने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहती है, क्यों करना ये ज़रूरी है अगर आपको प्रोफेसर बनना है। तो सभी चीज़ों के लिए आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं और आपके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स, सारी क्वेरीज इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नेट एग्ज़ाम के बारे में समझते हैं। नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेट एग्ज़ाम वॉज इंट्रोड्यूस इन द ईयर ऑफ 1989। 1989 में ये नेट एग्ज़ाम को इंट्रोड्यूस कराया गया था। यूजीसी नेट और एनटीए यूजीसी नेट इज़ द एग्जामिनेशन फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड और जूनियर रिसर्च फेलोशिप अवार्ड इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। यूजीसी नेट, जिसका दूसरा नाम एनटीए यूजीसी नेट भी है, ये एग्जामिनेशन इसलिए बनाया गया ताकि असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी को चेक किया जा सके। साथ ही साथ जो JRF होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, उसको अवॉर्ड करने के लिए भी इसको एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, द एग्जामिनेशन इज़ कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑन बिहाफ ऑफ यूजीसी, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये एग्ज़ाम जो है एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ये एक ऐसी एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराता है। ठीक है। और धीरे धीरे जितने भी अलग अलग एजेंसीज़ थी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की, वो सारी एजेंसीज़ अभी एनटीए जो है कवर करने वाला है, यानी कि सारे एग्ज़ाम्स ऑलमोस्ट अब एनटीए ही कंडक्ट कराया करेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नेट के बारे में, जो कि यहाँ पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर नेट एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड बाय एनटीए, जो हमने समझ चुके हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो नेट एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को। एग्जामिनेशन स्केड्यूल क्या है? एग्ज़ाम्स कंडक्ट ट्वाइस इन अ ईयर। जून और दिसंबर के महीने में 2 बार होता है, यानी कि साल में 2 बार होता है। ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप अपीयर कर सकते हैं जैसे ही आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है? तो पहला पॉइंट है पोस्ट ग्रेजुएशन इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। सो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ। अगर आपके 55% मार्क्स से कम हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि फाइनल ईयर कैंडिडेट जो हैं हु आर परसुइंग देयर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स आर अवेटिंग द रिजल्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस एग्ज़ाम। अगर आप फाइनल ईयर कैंडिडेट हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन का आपका फाइनल ईयर है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आप नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो द एज लिमिट फॉर द जूनियर रिसर्च फेलोशिप इज़ 30 years as per the revised age limit by NTA. However, a relaxation of 5 years is provided to candidates belonging to reserved categories such as SC, ST, OBC, NCL, PWD, Armed Force and Women applicants. यहाँ पे जो है JRF के लिए खाली एज लिमिट है एंड नेट एग्ज़ाम के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। अब JRF और नेट में क्या डिफरेंस होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए ये है कि अगर एज लिमिट की बात करें तो JRF के लिए आपको 30 ईयर्स का एज लिमिट दिया हुआ है, बट आपको जो है एज रिलैक्सेशन मिल सकता है 5 साल तक का, लेकिन सिर्फ उन्हीं कैटेगरी को मिलेगा जो कि रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं, जैसे कि SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर यानी कि NCL, PWD, ठीक है, और आपका आता है आर्म्ड फोर्सेस एंड वुमेन एप्लीकेंट्स। इनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल सकता है। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं हम, तो नेक्स्ट क्या है, इसका ड्यूरेशन जो रहता है वो 3 घंटे का रहता है। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 1100 रुपये रहता है। अभी जो चल रहा है इनका, ये रिवाइज भी हो सकता है, तो इसको जो है आप ये चेंज हो सकता है, बट अप्रॉक्स आपका 1100 अभी फ़िलहाल की जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो 1100 है जनरल कैटेगरी के लिए। EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, OBC, NCL के लिए आपको 600 रुपीज़ का फ़ीस देना होता है। SC, ST, PWD और ट्रांसजेंडर अगर आप हैं तो आपको 325 रुपये का यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ीस सबमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एनटीए इज कैटेगराइज इनटू 2 पेपर्स। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो अगर हम बात करें पेपर 1 की, तो पेपर 1 में जनरल पेपर्स होता है, जनरल क्वेश्चंस होते हैं। पेपर 2 आपका सब्जेक्टिव होता है, जिस सब्जेक्ट से आप नेट देना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ही इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
एग्ज़ाम इज़ CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ये ऑनलाइन होता है। अभी ये ऑफलाइन हो रहा था 2021 तक, लेकिन उसके बाद ये ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया है। साथ में आपको खुशखबरी है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, अब हम अगर हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ पेपर 1 और पेपर 2 में डिफरेंस समझ लेते हैं, और क्या होता है इस पेपर 1 में और पेपर 2 में, उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पेपर 1 की बात करें तो टाइप ऑफ पेपर है जनरल पेपर है पेपर 1, और पेपर 2 है सब्जेक्टिव पेपर, यानी जिस सब्जेक्ट से आप देना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का यहाँ पे क्वेश्चन होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो पेपर 1 में 50 क्वेश्चन रहते हैं, और 50 क्वेश्चन पेपर 2 में 100 क्वेश्चन रहते हैं। और यहाँ पे मार्क्स की बात करें तो पेपर 1 में जो कि 50 क्वेश्चन का होता है 100 मार्क्स का होता है, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और पेपर 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 200 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन के 200 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स होता है। अगर हम बात करें मिनिमम मार्क्स का, तो पेपर 1 में आपको 40 मार्क्स लाना ज़रूरी है, ठीक है, ये आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पेपर 2 में आपको 80 मार्क्स लाना ज़रूरी है। अगर आप ओवरऑल परसेंटेज जो है इंक्रीज़ कर लेते हैं, बट पेपर 1 में अगर 40 मार्क्स लाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, उस केस में आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा, आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। उसी तरह से अगर दूसरे केस में देखें तो पेपर 1 में अगर 80 मार्क्स से कम हैं, अगर इवन आपके 79 मार्क्स हैं और पेपर 1 में ज़्यादा मार्क्स हैं, और ओवरऑल आपका जो है कट ऑफ में फॉल कर रहा है, बट उसके बाद भी आपका क्या है, ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम मार्क्स आपको लेने हैं दोनों पेपर में, जितना भी आपको दिया गया है, जैसे पेपर 1 में 40 मार्क्स और पेपर 2 में 80 मार्क्स, उसके बाद ही आप ओवरऑल जो परसेंटेज बनेगा उसके हिसाब से आप कट ऑफ में फॉल करेंगे, देन आपका जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। अगर हम आगे बढ़ते हैं सब्जेक्ट्स की, तो पेपर 1 के सब्जेक्ट्स हम देखें तो यहाँ पे 10 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड होता है कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है, रिसर्च एप्टीट्यूड होता है जो कि बहुत मेन एग्ज़ाम होता है। रिसर्च एप्टीट्यूड आप अपना बिल्कुल मजबूत कर लें, क्योंकि अगर आप पीएचडी को अपना करियर बनाना चाहते हैं, यानी कि प्रोफेसर अगर आप बनना चाहते हैं, तो रिसर्च तो आपको करना ही होगा, क्योंकि आपका जो मेन फोकस रहेगा, मेन काम रहेगा, वो रिसर्च पर ही रहेगा। और इवन जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे पीएचडी के लिए या फिर टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए, उसमें भी आपका रिसर्च तो होगा ही होगा। तो रिसर्च आपको बिल्कुल मजबूत लेना है आपका, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर 1 में रिसर्च एप्टीट्यूड ही है। नेक्स्ट थर्ड पेपर है आपका कम्युनिकेशन का, फोर्थ है आपका आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, फिफ्थ है आपका डीआई यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा इसमें, ठीक है। और आपका मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड आएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का होगा इंग्लिश का। नेक्स्ट है आपका एट्थ सब्जेक्ट है आपका हायर एजुकेशन सिस्टम, नाइन्थ है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, 10th है आपका लॉजिकल रीजनिंग। तो ये 10 अलग अलग टॉपिक्स हैं, ये 10 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जो कि पेपर 1 में आते हैं। अब बात करते हैं मार्क्स की, तो मार्क्स यहाँ पे बिल्कुल फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि सभी में से 5-5 क्वेश्चन आएंगे या सभी में से 2-2 क्वेश्चन आएंगे, कोई रेशोज़ का फिक्स नहीं है। बट हाँ, अभी तक का जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से आपका 7 से 8 क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड को मिला के बन जाता है। मोस्टली रिसर्च में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आपका अगर हम देखें तो 5-5, 2-2, 3-3 इस रेशो में आपका जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हर सब्जेक्ट से। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेपर 2 से, जो कि सब्जेक्टिव होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके सब्जेक्ट से ही पूछा जाएगा, जो भी आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, फ्रॉम क्लास 11 टू पोस्ट ग्रेजुएशन। तो 11th क्लास से पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपने जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं आपके सब्जेक्ट के, वो सारे के सारे आपके सिलेबस में कवर हो जाता है एनटीए नेट के। तो एनटीए नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे सीधा सरल आपका सिलेबस यही है कि यहाँ पे आपके जितने भी सब्जेक्ट होते हैं क्लास 11 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक, वो सभी के सभी आपको अच्छी तरह से पढ़ने हैं, उन सभी पे अपनी पकड़ बनानी है। मोस्टली आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के यहाँ पे मार्क्स और क्वेश्चन ज़्यादा देखे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रिजल्ट की, तो यहाँ पे एक ग्राफ से हमने समझाया है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस रिजल्ट्स, जो भी अभी तक के प्रीवियस रिजल्ट्स आते हैं उसमें आपका रिजल्ट किस तरह से आता है। तो हम मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि एप्लीकेंट्स आपके 1 लाख हैं, ठीक है, यानी कि 100% आपके एप्लीकेंट्स हैं। अब नेट क्वालिफाई क्या करते हैं, अभी तक का जो रेशो बन रहा है वो 6% का चल रहा है, यानी कि 6% आउट ऑफ एप्लीकेंट्स विल क्वालिफाई नेट एग्ज़ाम। ओके, यानी कि 1 लाख में से सिर्फ 6000 आपके नेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। अब ये जो 6000 है, यानी कि 6% है एप्लीकेंट्स का,
इसका भी 6% यानी कि 0.36% ऑफ एप्लीकेंट्स, 0.36% ऑफ एप्लीकेंट्स विल क्वालिफाई JRF एग्जामिनेशन। तो JRF के लिए बहुत ही कम जो है यहाँ पे रखा गया है। और इसी के साथ आपको पता चल जाएगा नेट और JRF में क्या डिफरेंस है। JRF वही बच्चा है, वही एग्ज़ाम है, वही क्वेश्चन है, लेकिन आपको देखना ये है कि जो टॉप मोस्ट बच्चे होते हैं ना, टॉप रैंक्ड बच्चे होते हैं, वही यहाँ पे JRF क्वालिफाई करते हैं। और उसमें बहुत ही टफ कंपटीशन है, क्योंकि यहाँ पे अब देख रहे हैं आप एप्लीकेंट 1 लाख है, 1 लाख में से सिर्फ 360 बच्चे जो हैं वो JRF क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, ये अप्रोक्स फिगर है, अगर एप्लीकेंट्स बढ़ेंगे तो ये नंबर्स भी बढ़ते जाएंगे। उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम टोटल नेट क्वालिफाई देखें तो यहाँ पे 6.6% रहता है, और JRF क्वालिफाई देखें तो 0.36% आपका रहता है। आगे बढ़ते हैं, नेट और JRF में थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि क्या डिफरेंस रहता है इसमें। ठीक है, तो नेट वर्सेस JRF यहाँ पे देखते हैं। UGC नेट स्टैंड्स फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड इज कंडक्टेड बाय NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। JRF इज़ अ प्रेस्टिजियस फेलोशिप प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेट बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी UGC जो है इसको एडमिनिस्ट्रेट करती है JRF को। अब नेट की बात करें, सेकंड पॉइंट है इट इज़ द नेशनल लेवल एग्जाम एलिजिबिलिटी टेस्ट टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द रोल ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द इंडियन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी को डिटरमाइन किया जाता है। किसके लिए डिटरमाइन किया जाता है? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, कि इंडियन यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लायक बच्चा है या नहीं है, उसके लिए देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है JRF का, इट इज़ अवॉर्डेड टू कैंडिडेट हु क्वालिफाइड इन द UGC नेट एग्जामिनेशन एंड डेमोन्स्ट्रेट एक्सेप्शनल रिसर्च पोटेंशियल। जो अपनी एक्सेप्शनल रिसर्च पोटेंशियल को दिखा पाता है नेट एग्ज़ाम में, यानी कि जो टॉप मोस्ट रैंकिंग स्टूडेंट्स हैं, उनको जो है अवार्ड किया जाता है JRF का। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट है नेट का, UGC नेट असेस्ड कैंडिडेट्स नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग इन वेरियस सब्जेक्ट्स अक्रॉस डिसिप्लिन। जितने भी रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनमें उस बच्चे की यानी कैंडिडेट की नॉलेज को अंडरस्टैंड किया जाता है। ठीक है, JRF क्या करता है? JRF प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स टू परस्यू रिसर्च इन देयर चूजन फील्ड। जो भी बच्चे की फील्ड है, उस फील्ड में जब वो रिसर्च परस्यू करता है यानी कि PhD करता है, उधर जाके आपको JRF फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, UGC नेट डज नॉट ऑटोमेटिकली ग्रांट द JRF। UGC नेट देने का मतलब ये नहीं है कि आपको JRF मिलेगा ही मिलेगा, या UGC नेट क्वालिफाई करने का मतलब ये नहीं है कि आपको JRF यानी कि रिसर्च फेलोशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। JRF होल्डर आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर लेक्चरशिप पोजीशंस इन द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया। JRF होल्डर जो हैं, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आप एलिजिबल हो जाएंगे किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में लेक्चरशिप पोजीशन को लेने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, UGC नेट डज नॉट हैव एनी एक्सपायरी, इट इज़ वैलिड फॉर लाइफ टाइम। भाई ये सबसे बड़ी बात है अभी तक की, कि UGC नेट अगर आप एक बार क्वालिफाई कर लेते हैं तो थ्रू आउट द लाइफ टाइम आप उसको वैलिड ही पाएंगे। आपकी जो UGC नेट एग्ज़ाम है, एक बार क्वालिफाई करने के बाद वो लाइफ टाइम वैलिड रहता है। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए आपका जो CTET एग्जामिनेशन है वो भी आपका लाइफ टाइम वैलिड हो गया है। नेक्स्ट आते हैं हम JRF के लास्ट पॉइंट पे। JRF हैज़ एन एक्सपायरी ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ योर रिजल्ट, मीन्स यू कैन अप्लाई फॉर एनी PhD प्रोग्राम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड गेट अ फेलोशिप। यू कैन गेट 5 years फॉर सच रिफॉरेस्टेशन। JRF की एक्सपायरी डेट यहाँ पे फिक्स की गई है 5 साल की, यानी कि आप अगर JRF क्वालिफाई करते हैं 2023 में या 2024 में, तो वो आपके अगले 5 साल तक वैलिड रहेगी। यानी उस 5 साल के दौरान आपको PhD में एनरोल होना है और तभी आप उस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ओके, ऐसा नहीं है अगर आप JRF क्वालिफाई करते हैं आज और आप 6 साल बाद PhD के लिए अप्लाई करते हैं, तो उस केस में आपको कोई भी फेलोशिप या स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि JRF हैज़ अ एक्सपायरी डेट ऑफ 5 years, बट UGC नेट डज नॉट हैव एनी एक्सपायरी डेट। नेक्स्ट, व्हाट आफ्टर क्वालिफाइंग नेट और JRF एग्ज़ाम। भाई क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास होते हैं नेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद या JRF एग्ज़ाम निकालने के बाद? तो आप क्या कर सकते हैं? पहला पॉइंट, आप ऑथर बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, या जर्नल्स पब्लिश कर सकते हैं न्यूज़पेपर में। ठीक है, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, आप उसको अपना एक करियर बना सकते हैं।
नेक्स्ट है रिसर्च स्कॉलर आप बन सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और रिसर्च असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के बाद आपको ये अगर जानना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बनना है, उनकी सैलरी कितनी होती है, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो आप जो है मेरी दूसरी वीडियो को देख सकते हैं जो इससे जस्ट पहले पब्लिश हुई है, हाउ टू बिकम अ प्रोफेसर स्टेप बाय स्टेप विद ईजी स्टेप्स। ओके, सो वो वीडियो आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी वो आपको। तो उसका लिंक भी मैं आपको यहाँ पे दे दूँगा लास्ट में, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट आप प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। भाई अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं और आप अगर नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर चुके हैं तो आपको आपकी फील्ड में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे कि अगर आप नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर देते हैं और आप एक प्राइवेट जॉब के लिए परस्यू करते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर आप सेम फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं तो यानी कि आपको सैलरी हाइक मिल सकता है, आपको अच्छा पोजीशन मिल सकता है। तो प्राइवेट जॉब में भी ये सपोर्ट करता है। जॉब्स इन पीएसयूज़, भाई जितने पीएसयूज़ हैं हमारे इंडिया में, सभी पीएसयूज़ में जॉब्स करने के लिए आपको जो है एलिजिबल माना जाएगा। साथ ही साथ आपको वहाँ पे प्लस पॉइंट रहता है कि आप अगर सेम फील्ड में नेट करके बैठे हैं या जेआरएफ लेके बैठे हैं तो उसी फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हैं पीएसयूज़ में, वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। इसकी सैलरीज कंपेरेटिवली अदर कंपनीज़ के बहुत ज़्यादा मानी जाती है। नेक्स्ट आपका है एमफिल, आप एमफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आप पीएचडी कर सकते हैं। अब पीएचडी और एमफिल में क्या डिफरेंस है, हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, तो इस वीडियो के बाद आपकी वीडियो आएगी पीएचडी वर्सेस एमफिल। तो आप एमफिल और पीएचडी में किसको चूज़ करें, किसको चूज़ ना करें, किसके क्या बेनिफिट्स हैं, सब देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो भी आप तक पहुँचती रहे और उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या करना ज़रूरी है आज के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है गेस्ट फैकल्टी, आप गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम कर सकते हैं। आप अगर नेट जेआरएफ निकाल चुके हैं तो और आप किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी के रूप में भी काम कर सकते हैं। टीचिंग एट कोचिंग इंस्टीट्यूट, भाई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये पॉइंट। आप अगर नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर चुके हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो जेआरएफ की तैयारी करा रहे हैं बच्चों को, तो वहाँ पे आप एक गेस्ट फैकल्टी बन सकते हैं, यानी कि आप वहाँ पे पढ़ा सकते हैं। वहाँ की सैलरी भी काफ़ी हद तक बहुत सेटिस्फाई मिलती है। स्टार्ट कोचिंग बिजनेस, ये सबसे बड़ा है कि आप इतनी सारी नौकरी को करेंगे, इतना टाइम लेंगे तो आप अपना खुद का बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोचिंग बिजनेस, जिसमें आप बच्चों को नेट की या जेआरएफ की तैयारी करा सकते हैं और उससे काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो अभी के लिए ये हम देखते हैं कि किस तरह से इस वीडियो को आप देखते हैं, क्या ये आपकी हेल्प कर पाती है या नहीं कर पाती है। आप अभी तक अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, कंप्लीट वीडियो आपने देख लिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दूसरे बच्चों को भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी नॉलेज मिलती रहे कि अभी हम किस तरह से करियर काउंसलिंग की वीडियोज़ लेके आ रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप तक मिलती रहे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।